दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ सारे फैसले कोर्ट से आते हैं। सोचिए, आज एक अद्भुत घटना हुई। 2022 से अब तक लगातार उमर खालिद सुप्रीम कोर्ट में अपने बेल पिटीशन को लगा रहे थे, जमानत याचिका लगा रहे थे। 14 बार उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई रद्द हो गई। उसके बाद उमर खालिद ने तय किया कि वो अब पिटीशन वापस लेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से गुहार नहीं लगाएंगे कि हमें जमानत दी जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम आपके बेल पिटीशन पर सुनवाई ही नहीं कर सकते हैं। सोचिए, आज तक इस देश के किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब भी SC ST OBC रिजर्वेशन का मामला गया, हर बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाति जनगणना के आंकड़े लाइए, और सरकार जाति जनगणना कराती नहीं है। जब वहां जाया जाता है कि जाति जनगणना कराने का आदेश दीजिए, तो वो भी नहीं देती है। इस देश में SC ST एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में फैसले को रिस्टोर किया गया कोर्ट के जरिए। आप सोचिए, लालू यादव को एक जज ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि सर्दी लग रही है तो इंतजाम होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तबला बजाइए। इस देश में जब तक कोलेजियम सिस्टम नहीं हटेगा, तब तक इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता है। सोचिए, जुडिशियरी और मीडिया, वो दो ऐसी जगह है जहां दलित पिछड़े आदिवासी बैन हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कोलेजियम से होती है। सोचिए, उमर खालिद का अरे हाँ या ना फैसला तो दे देते, बात कर लेते। मतलब सोचिए कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर के बेल पिटीशन पर 2022 से लटका के रखा गया। 14 बार सुनवाई खारिज कर दी गई, और अंत में उस शख्स ने कहा कि मुझे वापस कर दीजिए। SC ST OBC के रिजर्वेशन को दो फांक करने के लिए, उसको बांटने के लिए सुनवाई चल रही है। उस सुनवाई में जो SC ST OBC रिजर्वेशन के बांटने के पक्ष में, उनको घंटों समय दिया जाता है, लेकिन जो नहीं पक्ष में, उसको नितिन मेश्राम को सिर्फ 10 मिनट दिया गया, उसमें भी इंटरप्शन किया गया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा नितिन मेश्राम के बारे में कि आप तो बहुजन आरक्षण के बड़े रक्षक हैं, लेकिन बोलने आपको 10 मिनट ही देंगे, जबकि विरोध में सारे लोग बोलते रहे। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजनों के लिए सबसे बड़ा कब्रगाह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी है, तब तक जब तक उसमें डाइवर्सिटी नहीं आती है। आप देखिए ना कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान, और मीडिया में कितने मीडिया मालिक तो छोड़ दीजिए, कितने संपादक है दलित। और इसीलिए इस देश की सारी जो गड़बड़ियां हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। और इतनी सी बात हमारे नेता नहीं समझते हैं। वो ठूस ठूस के ऑलरेडी जो ओवर रिप्रेजेंटेटिव सवर्ण समाज है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, वो राजनीति में भी, सोचिए आप कल्पना कीजिए, SC ST का रिजर्वेशन न होता तो क्या होता। 60 साल तक कांग्रेस ने एक भी दलित पिछड़े को राज्यसभा नहीं भेजती थी, गिनती से इक्का दुक्का। अभी भी कांग्रेस का जो राज्यसभा की लिस्ट आई है, लगभग 3 उसने कर्नाटक से भेजने, उसमें अजय माकन दिल्ली के जनरल कैटेगरी से हैं, उनका नाम है। एक तेलंगाना से यादव को उन्होंने चुना है। तो कांग्रेस का राहुल गांधी कहते कुछ है, करते कुछ है। ये सवाल तो दिलीप मंडल ने सही उठाया है। UPA 1 में अर्जुन सिंह ने OBC को रिजर्वेशन के दरवाजे खोले, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, तो उस समय किस तरह से अर्जुन सिंह को 3 ब्राह्मण समाज के नेता ने मौत के मुंह में धकेल दिया। कपिल सिब्बल, P चिदम्बरम, और अब नहीं रहे इस दुनिया में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी। और अब भी सोचिए, अखिलेश यादव 3 राज्यसभा के मेंबर बनाते हैं, उसमें 2 सवर्ण हैं। एक तो उसमें से भी जया बच्चन, पिछले 30 साल होने जा रहे हैं जया बच्चन के। सोचिए, उनका पति दिन रात बीजेपी के लिए बैटिंग करता है, अमिताभ बच्चन, और उनकी पत्नी राज्यसभा में है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुजन समाज, कांग्रेस का तो क्या कहें। अब राहुल गांधी सड़कों पर रोज कह रहे हैं जाति जनगणना कराएंगे, 50% कैप हटाएंगे, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बारी आती तो बीजेपी को देखिए, बीजेपी को पता है वोट कहां से आएगा।
16 राज्यसभा मेंबर में से 12 उसने SC ST OBC चुना है। अब मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये स्थिति है, ये राजनीति है। आरजेडी ने 2 राज्यसभा मेंबर बनाए हैं, जिसमें एक OBC हैं, वो हरियाणा के हैं, और एक मनोज झा जो उनको रिपीट किया है। हेमंत सोरेन के सरकार में एक भी दलित मंत्री नहीं है। पता नहीं ये लोग कैसे राजनीति करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बहुजन समाज के लोग लिखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, बोलते नहीं है। गलत को गलत कहना सीखे, चाहे कोई हो। सोचिए, समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को साइड कर रही है। मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य को आ जाना चाहिए बीएसपी में दोबारा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर 2024 में सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके का गठबंधन नहीं होता है तो बीएसपी को कम से कम अखिलेश यादव से नाराज होकर जयंत चौधरी बीजेपी में जा चुके हैं, ओपी राजभर गठबंधन छोड़ चुके हैं, निषाद छोड़ चुके हैं। अभी भी अगर मायावती जी चाहेंगी तो ये तमाम लोग आ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लाया जाए, ओपी राजभर को लाया जाए, निषाद जी को लाया जाए, बिहार में आरजेडी से गठबंधन किया जाए, जेएमएम से गठबंधन किया जाए, और आप चुनाव लड़िए और आप दिखाइए सोशल जस्टिस के मुद्दे पर चुनाव लड़िए। नहीं तो सब कुछ 2024 में खत्म हो जाएगा। और सोचिए, बीजेपी, भले मैं जानता हूं इस बात को कि जाति के नाम पर जिसको बीजेपी रिप्रेजेंटेशन दे रही है वो दरअसल आरएसएस के लोग हैं। और सवाल है कि सोचिए, बिहार में 3 में से 2 सवर्ण विधायक थे जिन्होंने इन समय पर आरएसएस और बीजेपी के साथ जाना तय किया, और एक उसमें ओबीसी के विधायक थे जो बीजेपी में चले गए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी हिम्मत नहीं दिखाता है कि वो अपने सामाजिक हितों के लिए लड़े। बाबा साहेब ने कहा था कि अगर मेरा हित और देश का हित आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, मेरा हित और समाज का हित आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा। आज बहुजन समाज के नेता, किसान समाज के नेता का अपना हित इतना बड़ा हो गया है कि वो समाज के हितों की अनदेखी कर रहे हैं, वो देश के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। क्या अग्निवीर योजना देश के पक्ष में है? क्या सरकारी कंपनियों का बेचा जाना देश के पक्ष में है? क्या किसानों के खिलाफ बैरिकेड लगाना देश के पक्ष में है? क्या इस देश में जातिवाद खत्म करना नहीं करना देश के पक्ष में है? क्या इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर जुल्म करना देश के पक्ष में? लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं बोलता है। मैं फिर जानता हूं मैं इस बात को कि बीजेपी और आरएसएस चुन चुन कर जो मनुवाद में जिनकी नैरिसिंग हुई है, जिनकी विचारधारा जातिवाद, मनुवाद की है, उनको मौका देती है। लेकिन सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं? सवर्ण समाज ने हर समय साबित किया है कि वो अपने सामाजिक हितों को लेकर सचेत है, सजग है। इन मौके पर जब जरूरत पड़ेगी तो हर कोई चेतनानंद निकल जाएगा। इतनी सी बात बहुजन नेताओं को, ये बात लालू यादव को समझ में आती थी। लालू यादव ने 2015 में नीतीश कुमार के गठबंधन के समय 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सारे के सारे गैर सवर्ण को टिकट दिए थे और 80 सीट से ज्यादा जीत के आए थे। ये बात पता थी जगदेव बाबू को, ये बात पता थी बाबा साहब अम्बेडकर को, ये बात पता थी रामस्वरूप वर्मा को, जिस लोहिया से भी सहमत नहीं हुए थे। ये बात पता थी सोनेलाल पटेल को, ये बात पता थी मान्यवर कांसी राम साहब को। पता नहीं हमारे अब के नेताओं को क्या हो गया है। जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ जस्टिस बनने देगा। इस देश की सारी समस्या जाती है। जब तक इस देश में रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, चेक एंड बैलेंस, सोचिए आज उमर खालिद को जमानत नहीं मिल रही है, कल मेरे साथ, किसी के साथ हो सकता है। इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक हर जाति, धर्म के आधार पर लोग तमाम पावर सेंटर्स पर नहीं जाएंगे, तब तक ये सब। सोचिए किरण बेदी कहाँ गई, बीके सिंह किस पार्टी को ज्वाइन किए, आरके सिंह ने, सब सवर्ण लोग थे, आरके सिंह ने किस पार्टी को ज्वाइन किया। जब से बीजेपी आई है तब से थोक भाव में किस समाज के नेता बीजेपी में जा रहे हैं। और इक्का दुक्का जो सवर्ण नेता हैं इस देश के दूसरे दलों में, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पद मिला हुआ है। सवर्ण समाज ने ममता बनर्जी को वोट देना बंद कर दिया है, नवीन पटनायक को नहीं देता है, कांग्रेस को नहीं देता है। ये सब दलित, पिछड़े, आदिवासी 85% वोटर जो हैं वो ढो रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस या तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां बड़ी पार्टियां नहीं हैं, पैसे वाली पार्टियां हैं।
सोचना चाहिए अखिलेश यादव को। सोचिए 3 करोड़ का चंदा मिला है उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड से, 1300 करोड़ का चंदा आरजेडी बीजेपी को मिला है, आरजेडी बीएसपी को तो 1 पैसा नहीं मिला है, 300 करोड़ का चंदा कांग्रेस को मिला है। तो इस देश के रिजर्वेशन की कोई वैकेंसी आती है जिसमें बेईमानी ना हो? 6800 सीटों के लिए लोग सड़कों पर बैठे हैं। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है बहुजन समाज को अपने पॉलिटिकल एजेंडे को क्लियर चलने वाले लोगों को चुनाव में जीतना चाहिए, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना जीते। पाकिस्तान में लोगों ने इमरान खान के कैंडिडेट को निर्दलीय जिता दिया। बहुजन समाज को सचेत होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, नहीं तो आपको टेकन टू बी ग्रांटेड लिया जाएगा। कोई सिंबॉलिक राजनीति करके आपको फंसा रहा है और बाकी लोग जिसको आप अपना दल समझते हैं, जिसको अपना नेता समझते हैं, उसको तो कुछ आइडियोलॉजी का पता ही नहीं है। अरे इस देश में चुनाव स्कूल अस्पताल बनाने से जीता जाता तो मायावती जी की सत्ता न जाती, अखिलेश यादव की सत्ता न जाती। इस देश में चुनाव आयोग ने मायावती, अखिलेश यादव और लालू यादव को कितना मजबूर कर दिया था, नकेल कस दिया था, और उसको क्रेडिट मिला कि ईमानदार था टीएन शेषन। आज कहीं से कोई आवाज उठ रही है क्या? इस देश में अखिलेश यादव धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर के बनाने शिव मंदिर बना रहे हैं। अखिलेश यादव जी आपके समाज को, इस देश को, दलित पिछड़े आदिवासियों को, जिसको आप पीडीए कह रहे हैं, गरीबों को स्कूल अस्पताल की जरूरत है। आप स्कूल बनवाते, मंदिर आपकी निजी आस्था का सवाल है, आप जो करना है कीजिए। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? मुझे तो ताज्जुब होता है, सवर्ण समाज के नेता ये करते हैं तो उनका फेथ है, उनकी आइडियोलॉजी है। ये बहुजन समाज के नेता ये हिंदू बनकर वोट ले लेंगे। एक वोट धर्म की, पीके प्रशांत किशोर ने धर्म की राजनीति को घुसाया। धर्म की राजनीति पर सिर्फ और सिर्फ, अरे केजरीवाल को वोट नहीं मिलता है जो वैश्य समाज से हैं। धर्म के नाम पर इकलौता वोट बीजेपी को मिलता है। बाकी पार्टी, सोचिए राहुल गांधी ज्यादा समझदार है, वो भले राज्यसभा दलित एक ओबीसी को भेजता है, लेकिन कम से कम जाति जनगणना, सोशल जस्टिस की बात तो कर रहा है। यहां तो ये लोग बात भी नहीं करते हैं। और जब इन लोगों को मौका आता है तो मैसेज तो दीजिए कि दलित पिछड़े को भी हम संसद भेजेंगे। सोचिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। सोचिए अखिलेश यादव कपिल सिब्बल को चुनते हैं, जया बच्चन को चुनते हैं, एक और सवर्ण समाज के लोगों को उन्होंने राज्यसभा भेजा है, और वोट इनको दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक देते हैं। वो सबसे झंडा ढोने के लिए। पता नहीं लोग, मतलब मती मारी गई है इन लोग की कि क्या राजनीति करते हैं। देखते हैं 2024 में क्या। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सोशल जस्टिस की, सिंबॉलिक की राजनीति की बात हो तो उसमें बीजेपी का कोई सानी नहीं है। और बीजेपी की वजह से जितना भी अभी बहुजन दलों में सुधार हुआ है वो सब बीजेपी के दबाव की वजह से हुआ है। और बीजेपी को पता है कि 85% वोट बहुजनों के पास है, एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक के पास है, और उसमें जागरूकता है, इसलिए उसी जाति के नेता खड़े किए जा रहे हैं, जबकि आइडियोलॉजी उसकी आरएसएस की है। लेकिन बदले में अपोजिशन के दलित पिछड़े आदिवासी नेता क्या कर रहे हैं? वो तो आइडियोलॉजी पर बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए कि उमर खालिद को 14 बार उनका बेल पिटीशन को सुना ही नहीं गया, मतलब एक्सटेंशन कर दिया गया। उन्होंने बाद में बेल पिटीशन वापस ले लिया, और सुप्रीम कोर्ट को चिंता सता रही कि ये मैसेज न जाए। तो इस खबर को शेयर कीजिए, बताइए, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और सोचिए कि इस देश में फूले, पेरियार, अंबेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, कांसीराम साहब, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, बेनी सब की राजनीति को भुला दिया जा रहा है। और क्या जो युवा लीडरशिप है बहुजन समाज का, जो विरासत से निकला है, क्या वो बहुजन आइडियोलॉजी से कोसों दूर है? और क्या बहुजन समाज को अब नए नेता भेजने चाहिए संसद में? अरे लक्ष्मण यादव को भेज देते जिन्होंने अपनी नौकरी की बलि दे दी, चंद्रशेखर को भेज देते जो रोज सड़कों पर हैं। ऐसे न जाने हजारों नाम है जो आप उमर खालिद को भेज देते, इमरान हैदर को आरजेडी से भेज देते। अभी भी वक्त है, ओवैसी को भी साथ लेना चाहिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कोशिश करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं 2024 में क्या ये लोग जानबूझकर बीजेपी को वॉक ओवर देने जा रहे हैं? अब क्या करेगा बहुजन समाज? क्या फिर से वो कोई बहुजन समाज को कोई कर्पूरी ठाकुर चाहिए, कोई शरद यादव चाहिए, कोई रामविलास पासवान चाहिए, कोई लालू यादव चाहिए, कोई जगदेव बाबू चाहिए, कोई रामस्वरूप वर्मा चाहिए?
तब जाकर बहुजन समाज की राजनीति पटरी पर आएगी। सोचिए, ये जातिवादी मनुवादी मीडिया जो सवर्ण किसानों के साथ नहीं है, जाट समाज, सिख जाट और जाट समाज हरियाणा पंजाब में जनरल में आते हैं, ये उनके हक अधिकार के खिलाफ है, तो ये दलित पिछड़े आदिवासियों के बारे में क्या बोलेंगे? ये उनके हक अधिकार दिलाएंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।